गोपाल ने अपने जीवन में संघर्ष के बहुत सारे दिन देखे थे। जब उसका बचपना था तभी ही उसके पिताजी गुजर चुके थे और उसकी माताजी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए उसके ऊपर शादी का दबाव बन रहा था और वो सुनीता नाम की एक लड़की जो उसके गांव से कुछ दूर की रहने वाली थी, सुनीता से शादी कर लेता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। माताजी भी कुछ दिन बाद स्वर्गवासी हो जाती हैं और इधर धीरे धीरे शादी को कई साल कब गुजर जाते हैं किसी को अंदाजा भी नहीं था और गोपाल और उसकी पत्नी सुनीता को भी पता नहीं चलता है कि आखिर उनके जीवन के अधिकांश बसंत कब गुजर चुके हैं। अब गोपाल की उम्र 45 साल हो चुकी थी और वो गुजरात के सूरत शहर में एक कपड़े के फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन उसके पास पैतृक जो खेती बाड़ी थी वो काफी मात्रा में थी। गोपाल की पत्नी सुनीता गांव में ही कई मवेशी पाल रखे थे, गायें और भैंसे। उनका दूध निकालकर वो गांव में ही बेचा करती थी। जब भी गोपाल घर वापस आता, उसकी पत्नी, चूंकि उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी, कहने का मतलब गोपाल के अभी तक 45 साल के जीवन गुजर जाने के बाद भी गोपाल के एक संतान नहीं थी। यह टीस गोपाल को लगातार खाए जा रही थी। गोपाल बहुत ही मिलनसार और हंसमुख इंसान था। लोगों के बीच जब गोपाल बैठता था तो उसके गांव वाले, मोहल्ले वाले, जो लोग भी उसके साथ उठते बैठते थे, सब लोग गोपाल की प्रशंसा करते थे। कई लोग मस्ती में ये कह देते थे कि अरे गोपाल अब तो बूढ़ा हो जा रहा है, तुझे संतान नहीं होगी क्या, तू ऐसे ही मरेगा। तब गोपाल इन सब बातों को सोचकर अपनी पत्नी को बताता। उसकी पत्नी जब ये सब बातें सुनती तो उसे बहुत दुख होता। अब गोपाल और गोपाल की पत्नी सुनीता बहुत सारी जगह जाते हैं। अस्पताल में बाकायदा इलाज चलता है। जब इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि गोपाल भाई, आप अपनी पत्नी को फला जगह लेकर चले जाओ, किसी मंदिर लेकर चले जाओ, यहां लेकर चले जाओ, वहां लेकर चले जाओ। गोपाल को जो जहां जहां बताता था गोपाल वहीं वहीं जाता था। गोपाल की ऊपर वाले ने सुन ली और गोपाल की पत्नी गर्भवती हो गई। गोपाल को 9 महीने बाद एक प्यारी सी संतान पैदा हुई। संतान बहुत ही सुंदर देखने में, बहुत ही अच्छी संतान, वो बेटा था। बेटे को पाकर गोपाल और उसकी पत्नी सुनीता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गोपाल ने अपने बेटे का नाम रखा रंजीत। रंजीत रंजीत का मतलब होता है जो रन को जीत सके। इसकी उम्र करीब 5 साल हो गई तो गांव के ही एक स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। रंजीत अब पढ़ने जाने लगा था। इधर गोपाल अपनी गुजरात की, सूरत की जो नौकरी किया करता था प्राइवेट कंपनी में, उस नौकरी को बेटा होने के बाद पूर्ण रूप से छोड़ देता है। यानी कि जब वो सूरत से छुट्टी लेकर अपनी कंपनी से आता है तो दोबारा वो प्राइवेट नौकरी करने नहीं जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी कहती है कि देखो, अभी तक मैं अकेली थी लेकिन अब बच्चा हो चुका है घर में तो मुझे देखरेख भी करनी होगी। इस वजह से मैं खेती किसानी और जो मवेशी पाल रखे हैं उनका भरण पोषण नहीं कर पाऊंगी, उनके चारे वगैरह का, उनके खाने का, उनके पीने का प्रबंध नहीं कर पाऊंगी। इस बार आप सूरत मत जाओ। अपनी पत्नी के कहने पर सूरत नहीं जाता है। बेटा रंजीत पढ़ने जाने लगता है। पढ़ने में रंजीत बहुत ही होशियार, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। रंजीत की पढ़ाई को जब उसका पिता गोपाल देखता है, उसका सीना फूलकर गदगद हो जाता है और अपने बेटे को बहुत शाबाशी देता है। क्योंकि गांव के भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे, तो जो रंजीत के क्लास में जो गांव के बच्चे पढ़ते थे, तो गांव के सारे गार्जियन, माता पिता जानते थे कि गोपाल का एक लौता ही बेटा है और बहुत ही लायक बेटा है। इस तरीके से गोपाल ने अपने बेटे का रंजीत नाम रखा है। उसका काम भी उसी तरीके से है। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, कई साल गुजर जाते हैं, हाई स्कूल की परीक्षा आती है। वो अपने बेटे को तन मन धन लगाकर पढ़ाता है और रंजीत हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लेता है। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई और आगे चलने लगती है और वो क्लास 12 का छात्र बन जाता है। क्लास 12 का जब इम्तिहान आता है, जब एग्जाम होता है क्लास 12 का, तो क्लास 12 में भी, यानी कि कक्षा 12 में भी वो
प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है। अब गोपाल अपने बेटे रंजीत से कहता है कि बेटा, जिस हिसाब से तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो और गांव वाले, मोहल्ले वाले, यहाँ तक कि अब स्कूल वाले, तुम्हारे टीचर भी कहने लगे हैं कि तुम वाकई में बहुत होनहार हो और तुम एक अच्छे मुकाम तक, एक बड़े अधिकारी बनोगे। जब रंजीत अपने पिता गोपाल के मुंह से सब बातें सुनता है तो उसे बहुत अंदर से खुशी होती है। खुशी हो भी क्यों ना, जब एक बाप अपने बेटे को इस तरीके से शाबाशी देखता है तो वास्तव में बाप बेटे दोनों का सीना फूलकर गदगद हो जाता है। स्थिति ये आ जाती है कि गोपाल अपने बेटे रंजीत को कहता है कि बेटा, तुम्हें एक बड़ा डॉक्टर बनना है। इसके लिए जो कोर्स हो, जो तैयारी हो, जो पढ़ाई करनी हो, तुम पढ़ाई करो। जो भी पैसे लगेंगे मैं तुम्हें वो पैसा देने के लिए तैयार हूं। कहता है कि पिताजी, जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है वो कोटा राजस्थान में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम कोटा राजस्थान चले जाओ। अब उसका बेटा कोटा राजस्थान के लिए फॉर्म भरता है और उसका उसमें चयन भी हो जाता है। अब एक दिन वो आता है जब रंजीत को कोटा राजस्थान पढ़ने के लिए जाना था। क्योंकि वो पहली बार अपने गांव से निकल रहा था, इसलिए उसका पिता गोपाल रंजीत को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आता है और ट्रेन पर जब उसे बैठाता है तो कहता है कि बेटा रंजीत, देखो तुम जा तो रहे हो, लेकिन गांव के बच्चे जब जवान हो जाते हैं, वो शहर में जाते हैं, तो शहर की चकाचौंध में वो बहुत सारे गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, बहुत सारे गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, जिससे उनकी जिंदगी देखते देखते बर्बाद हो जाती है। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करवाई है, मैं बहुत बड़ा धनाढ्य आदमी, बहुत बड़ा अमीर आदमी तो नहीं हूं, तो इसलिए इस बातों को ध्यान रखना कि तुम यहां पर पढ़ने आए हो, कभी भी किसी गलत संगत में मत पड़ना और कभी भी कोई ऐसा गलत काम मत करना बेटा, जिससे मेरी इज्जत धूल में मिल जाए। और रंजीत अपने पिता गोपाल से वादा करता है कि ठीक है पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि आपकी छवि धूमिल हो। फिर दोस्तों, आगे क्या हुआ, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा भी नम्र अनुरोध है कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लेना। जब भी आपको ऐसी सामाजिक कहानियां, दिल को छू लेने वाली कहानियां और एक सीख देने वाली कहानियां आपके इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, इस चैनल पर एक मुहिम चल रही है, आपके खुद के चैनल पर। जो लोग कहानी हमारी सुनते हैं पूरी और अपना नाम कमेंट बॉक्स में हमें भेजते हैं, उनका नाम हम कहानी के आखिरी में लेते हैं। कुछ लोगों के नाम आज भी हैं जिनका नाम हम कहानी के आखिरी में लेंगे। फिलहाल बिना आपका समय जाया किए हम कहानी की तरफ वापस लौटते हैं और कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम कहानी को छोड़कर आए थे। अब दोनों बाप और बेटे यानी रंजीत और गोपाल, ट्रेन आ चुकी थी। रंजीत बाकायदा बोगी में अपनी सीट पर बैठ चुका था। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। गोपाल अपने घर चला आता है और रंजीत कोटा राजस्थान पढ़ाई के लिए पहुंच जाता है। कोटा राजस्थान पहुंचकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि उसे एक बड़ा डॉक्टर बनना था। पिता गोपाल ने कहा था कि बेटा रंजीत, तुम्हें एक बड़ा डॉक्टर बनना है, ये तुम्हें हमेशा ध्यान रहे, और तुम्हें बड़ा डॉक्टर बन के गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, एक बड़ा अस्पताल खोलना है, जिसके वजह से तुम गांव वालों की, समाज वालों की अच्छी तरीके से सेवा कर पाओ। उसे कुछ ही दिन हुए थे पढ़ाई शुरू करने के कि अचानक वो देखता है कि उसकी कोचिंग की एक लड़की है जिसका नाम सुधा है। सुधा उसकी तरफ बार बार देखती है। एक दिन वो सुधा से पूछता है कि सुधा, तुम मेरी तरफ बार बार क्यों देखती हो? तो वो कहती है कि दरअसल आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है। तो रंजीत कहता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो? सुधा कहती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो? तो रंजीत जिस जिले का नाम लेता है उसी जिले की सुधा भी रहने वाली होती है। शायद उसी जिले में इन दोनों की कभी मुलाकात, एक दूसरे को देखा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब दोनों धीरे धीरे बातें करने लगते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जिले के होते हैं। तो सुधा और रंजीत में, दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कब बदल जाती है लोगों को, सुधा और रंजीत को पता ही नहीं चलता।
एक दिन सुधा और रंजीत शाम को एक साथ बैठते हैं। रंजीत सुधा से पूछता है कि सुधा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तब सुधा कहती है कि हाँ रंजीत, मैं तुमसे बहुत बेइंतहा प्यार करती हूँ। अब सुधा रंजीत से पूछती है कि रंजीत, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो रंजीत कहता है कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब रंजीत सुधा से एक प्रश्न पूछता है, क्या सुधा, हम आगे चलकर जो हमारा प्यार का ये रास्ता है, आगे चलकर एक हो सकता है? तो सुधा रंजीत से कहती है कि तुम गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि हम दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध सकते हैं? तब रंजीत हंसता है, कहता है कि हाँ, शायद मेरा प्रश्न यही था। अब सुधा कहती है कि देखो, मैं शादी करूंगी तो तुम्ही से करूंगी, और रंजीत भी एक वादा करता है कि चाहे मैं पहले सफल हो गया या तुम पहले सफल हो गई या दोनों साथ साथ डॉक्टर बने, लेकिन हम शादी एक साथ ही करेंगे, दोनों एक साथ ही रहेंगे और अपना आगे का जीवन दोनों एक साथ ही गुजारेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे कोचिंग में दोनों मिलने के दौरान एक दूसरे से काफी देर देर तक बातें करते, लेकिन रंजीत जब अपने कमरे पर पढ़ाई के लिए जाता तो उसे सुधा की याद आने लगती थी, लेकिन सुधा जब अपने कमरे पर जाती वो सब कुछ भूलकर सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाती थी। अब धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाता है और उसके बाद परीक्षा होती है। परीक्षा में सुधा अच्छे नंबरों से पास हो जाती है, एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है, और इधर एक दो नंबर से रंजीत परीक्षा फेल हो जाता है। लगता है कि सुधा जब से पास हुई अच्छे नंबरों से और उसे यह पता चला है कि रंजीत इस परीक्षा में फेल हो गया है, तब से सुधा उससे कतराने लगी है। अब उस सुधा से काफी बात करना चाहता है, लेकिन सुधा उससे बात करने से मना कर देती है। अचानक एक दिन वो सुधा के पास पहुंचता है और कहता है कि सुधा, तुम तो एकदम बदल सी गई हो, तुम तो पास होने के बाद तुम्हारे पैर को जैसे चार चांद लग गए हो, तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो मुझसे, तुम ही ने कहा था ना मुझसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी, आज तुम्हारा वो वादा क्या हो गया? तो सुधा समझाती है कि दरअसल तुम्हारा एक लड़की से और संबंध चल रहा है, तुम एक लड़की से और प्यार करने लगे हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो वो काफी सुधा को समझाता है, लेकिन सुधा थी कि मानने को तैयार नहीं थी। अब सुधा देखती है कि रंजीत जब से परीक्षा में फेल हुआ है, कुछ बड़े अमीर लोगों के बेटों और बेटियों के साथ लगातार पार्टी के दौर से गुजर रहा था, यहां तक उसने शराब पीनी शुरू कर दी थी। अब सुधा उससे बोलचाल पूरी तरीके से बंद कर देती है। लेकिन एक दिन फिर जब रंजीत सुधा से मिलता है तो सुधा उसे सीधे मुंह से कहती है कि रंजीत, अब तुम्हारे हमारे में जमीन आसमान का अंतर है। तुम एक सामान्य आदमी हो, जबकि मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर हूं, और हमारा तुम्हारा मेल कभी नहीं हो सकता है। तुम मुझसे बहुत नीचे हो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। और जब वो ऐसा कहती है तो रंजीत रोने लगता है और रोते रोते सीधा अपने कमरे पर चला जाता है। तो अपने आप से एक वादा करता है कि चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, मैं करूंगा तो सुधा से ही शादी करूंगा। लेकिन वो सोचने लगता है कि सुधा से शादी करने के लिए उसे उससे अच्छी रैंक चाहिए, उससे बड़ा डॉक्टर बनना होगा। अगले दिन से वो सब कुछ छोड़ देता है, नशा करना छोड़ देता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना छोड़ देता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू करता है। और अगली साल जब रिजल्ट आता है तो सुधा से ज्यादा नंबर पाता है और सुधा से बड़ा डॉक्टर बन बैठता है। अब उसे उम्मीद थी कि जब सुधा को यह सब पता चलेगा कि वो एक बड़ा डॉक्टर बन गया है, वो भी सुधा से, तो सुधा उसे फोन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो सीधा अपने घर जाता है, अपने गांव पहुंचता है। उसके पिताजी गोपाल जब जानते हैं कि अब मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, गांव वाले मोहल्ले वालों को बुलाते हैं। गांव वाले मोहल्ले वाले बहुत खुश होते हैं। गांव मोहल्ले का गोपाल का इकलौता बेटा रंजीत अब एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। अब वो अपने घर पर 4-5 दिन रहता है रंजीत, तो देखता है कि उसके लिए शादी के बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं। पिता गोपाल उससे कहता है कि बेटा रंजीत, देखो तुम अब बड़े हो गए हो और अपने पैर पर खड़े हो गए हो, एक बड़े डॉक्टर बन गए हो, अब तुम्हें हर चीज मिल चुकी है जो एक आदमी को जीवन में चाहिए होता है, बेटा तुम शादी कर लो। वो कहता है कि नहीं पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगा, और इतना कह के वो घर से फिर चला आता है। और 3 महीने बाद जब वो फिर अपने घर जाता है तो देखता है कि इस बार प्रेशर ज्यादा है,
लड़की वाले बहुत ज्यादा पिताजी को तंग कर रहे हैं कि उसी बीच 1 साल पहले उसकी माताजी का देहावसान हो चुका था, इसलिए पिताजी भी अब बुजुर्ग हो चुके थे। तो वो कहते हैं कि बेटा देखो, अब ज्यादा समय मत लगाओ, घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, अब तुम अपनी शादी कर लो। अब रंजीत अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा। अब वो पूछता है क्यों? अचानक उसे एक कार्ड दिखता है। कार्ड में किसी और की शादी का निमंत्रण नहीं, ऊपर सिर्फ सुधा का नाम ही पड़ता है। और वो कहता है कि पिताजी ये कार्ड कौन लेकर आया? तो उसका पिता गोपाल बोलता है कि बेटा तुम्हारा कोई मित्र लेकर आया था, तुम्हारी कोई महिला मित्र थी, उसकी शादी है। अब वो भड़क जाता है और अपनी कार निकालता है और कार निकालकर सुधा के घर पहुंच जाता है। क्योंकि सुधा के पिताजी जो थे वो फौज से रिटायर एक बड़े अधिकारी थे। अब जैसे ही वो सुधा के घर पहुंचता है, उसके घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, वैसे ही देखता है कि सामने से एक बड़ी मूंछों वाला, जिसके चेहरे पर ताव है, एक फौजी बॉडी, सधी हुई शरीर वाला आदमी हष्ट पुष्ट निकल कर आ रहा है। वो उसे प्रणाम करता है और कहता है कि अंकल जी, चाचा जी, मुझे सुधा से मिलना है। के पिताजी कहते हैं कि बेटा आपका परिचय? तो वो कहता है मैं रंजीत हूं। जैसे ही वो बोलता है मैं रंजीत हूं, वैसे ही सुधा के पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम यहां से जितनी जल्दी हो भाग जाओ, तुमने मेरी बेटी को बहुत परेशान करके रखा है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी डिप्रेशन में चली गई और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा नाम सुन के, तुमसे बात करके, तुम्हारा चेहरा देख के एक बार फिर से वो डिप्रेशन में चली जाए। तो वो हाथ जोड़कर कहता है कि अंकल जी, चाचा जी, मैं सुधा से बहुत प्यार करता हूं, वो भी मुझसे प्यार करती है। तो उसका पिताजी कहता है कि बेटा अगर तुम प्यार करते होते तो तुम शादी के लिए रिजेक्ट ना करते। तब वो कहता है कि शादी के लिए मैंने कब रिजेक्ट कर दिया? तो बोला कि बेटा तुम्हारे पिताजी को मैंने फोटो भेजी थी। दरअसल उसके पिताजी ने फोटो तो भेजी थी, लेकिन गोपाल ने जब अपने बेटे रंजीत को कई फोटो लड़कियों के दिखाए, लिफाफा ही दिया कि बेटा देख लो इसमें से कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है, तो रंजीत ने मना कर दिया था और उसी लिफाफे में एक फोटो सुधा की भी थी। अब वो बहुत पछताता है और सीधा भागकर अपने घर पहुंचता है। लिफाफों को खोलता है तो उसमें एक लिफाफे में सुधा की फोटो थी। अब वो सोचने लगता है कि मैं कैसा इंसान हूं जिसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन फिर मरता क्या न करता, वो अपनी कार स्टार्ट करके दोबारा फिर से सुधा के घर पर जाता है। उनके पिताजी से बहुत मन्नतें करता है, बहुत हाथ पैर जोड़ता है कि अंकल जी मेरी शादी सुधा से करवा दो। लेकिन वो कहते हैं कि बेटा बहुत देर हो चुकी है, मैंने टेंट वाले को पैसा दे दिया है, मैंने बाजा वाले को पैसा दे दिया है, मैंने सारा प्रबंध करके ऑलरेडी रखा है। 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मेरी बिटिया की शादी एक बड़े डॉक्टर से हो रही है, अब कुछ नहीं हो सकता है। जब वो ये सब सुनता है तो हार कर रोता हुआ कहता है कि एक बार मुझे सुधा से मिला दो। के पिताजी कहते हैं बेटा एक बार की बात करो, 1 सेकंड भी मैं सुधा से तुम्हें नहीं मिलवा सकता हूं। इज्जत इसी में है कि मैं पुलिस बुलाऊं, इससे पहले तुम अपने घर को वापस चले आओ। अब वो डर कर और सुधा के पिताजी के चेहरे को, गुस्से को भांपते हुए सीधा अपने घर वापस चला आता है और एक कोने में लगी कुर्सी में बैठकर काफी तेजी तेजी से रोने लगता है। अब उसका पिता गोपाल आता है, वो पूछता है बेटा तुम इतना परेशान काहे हो? तो वो सारी कहानी बताता है। कहता है पिताजी ऐसे ऐसे है, मैं किसी से प्यार करता था और फिर ऐसी ऐसी बात हो गई है, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अब गोपाल अपने बेटे रंजीत को समझाता है कि बेटा तुम परेशान मत हो, अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हारी मां भले ही मर गई है, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे अच्छे और बुरे की परख है। मैंने तुम्हें पढ़ाकर, पैदा करके, बड़ा करके यहां तक अगर पहुंचा दिया तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन शादी तुम्हारी सुधा से ही होगी। तो अपने पिता से हंस के कहता है पिताजी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हलवा बनाना है, बहुत सरल काम हो। नहीं बेटा ऐसा ही होगा। तो वो कहता है पिताजी कैसे? तो कहता है बेटा तुम उसकी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हो, तुम उसके प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम चीजों को देख भी नहीं रहे हो। ना ही तुमने सुधा की फोटो देखी और ना ही तुमने वो कार्ड ध्यान से पढ़ा। वो कार्ड हाथ में उठाता है और ध्यान से पढ़ना शुरू करता है तो उस कार्ड में किसी और का नाम नहीं था, उस कार्ड में सुधा और रंजीत का नाम था और शादी की एक डेट फिक्स थी, होटल का नाम था जहां पे शादी होनी थी। जैसे ही रंजीत पूरे कार्ड को पढ़ता है वो खुशी से झूम उठता है, गोपाल के गले लग जाता है और गले लग के रोते हुए पूछता है पिताजी ये सब कैसे हुआ?
गोपाल रंजीत को समझाता है कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे हर चीज पता होती है कि तुम कर क्या रहे हो। दरअसल तुम जब पहली बार यहां से शादी के लिए मना करके गए तभी मैंने जान लिया था कि तुम्हारा चक्कर कहीं ना कहीं जरूर चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी मां स्वर्गवासी हो गई, उसके बाद भी मैं तुम्हें बार बार शादी करने के लिए कह रहा हूं और तुम मना कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं उसी समय भाग गया था कि तुम्हारा चक्कर कहीं चल रहा है और मैंने तुम्हारे मित्रों से पूछना शुरू किया तो पता चला कि तुम सुधा नाम की एक लड़की से प्यार करते हो। अब मैंने जब उनके पिता से संपर्क साधा और सारी बातें बताई, पिताजी ने शादी एक्सेप्ट कर ली और हमने शादी बिना तुम्हारे बताए ही तय कर ली। वो अपने पिताजी को बहुत धन्यवाद देता है और फिर वो तारीख आती है और सुधा और रंजीत दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र बंधन में बन जाते हैं। तो समय भी आता है जब सुधा दुल्हन बनकर रंजीत की उसके घर आती है और सुहाग रात के दिन जैसे ही वो सुधा का घूंघट उठाता है, वो देखता है कि सुधा आज चांद जैसी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन आज रंजीत सुधा से पूछता है कि सुधा तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, तुमने बीच में मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया, तुम जब डॉक्टर बन गई थी और मैं फेल हो गया था। तब वो कहती है कि दरअसल देखो मैं तुमसे दिल से प्यार करती थी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी और जब मैं पास हो गई, जब मैं डॉक्टर बन गई, उसके बाद मैंने देखा कि तुम्हारे रास्ते दिन पर दिन बेकार हो जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तुम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लोगे और तुम्हें सुधारने के लिए मुझे एक ही तरकीब सूझी कि मैं अगर तुमसे बात करना बंद कर देती हूं तो अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो उसकी परख भी हो जाएगी और तुम एक अच्छे रास्ते पर भी आ जाओगे। मैं दोनों मकसद में कामयाब रही, तुम एक आज अच्छे डॉक्टर बन गए हो, अच्छे रास्ते पर भी आ चुके हो और तुम्हारा जीवन भी बन चुका है। सुधा की कीमत रंजीत के नजरों में और बढ़ चुकी थी। दोस्तों ऐसे कई बार जीवन में मौके आते हैं जब कोई आपका जानने वाला, आपका चाहने वाला, आपका पारिवारिक आदमी, आपका सामाजिक आदमी, घर का कोई भी सदस्य आपसे बात ना करता हो, आपसे कुछ दिन के लिए रूठ गया हो, आपसे कुछ दिन के लिए गुस्सा हो गया हो, तो हम आप ये समझते हैं कि वास्तव में वो हमारी अवहेलना कर रहा है, वास्तव में वो हमें इग्नोर कर रहा है, जबकि उसके इग्नोर करने का एक इशारा ये भी होता है कि वो चाह रहा है कि आप अच्छे रास्ते पर जाएं। इसलिए कभी भी अगर आपको कोई इग्नोर करे तो बुरा ना माने, हो सकता है वो आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए आपसे गुस्सा हो, आपको इग्नोर कर रहा हो, आपसे बात ना कर रहा हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी, आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ, तो कमेंट बॉक्स में आप कहानी को कहां से, किस जिले से, किस गांव से, किस प्रदेश से देख रहे थे, अपना नाम सहित कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं उन लोगों का नाम जिन लोगों ने पिछली वीडियो पर हमें अपना प्यार, आशीर्वाद, कमेंट दिया था। उनके नाम है सतनाम सिंह, मोहम्मद आरिफ कादिर, रविंद्र प्रकाश, रेणु श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम नाहर, दिनेश मिश्रा, सुधा सेंगर, अब्बास हैदर, लाखीराम, तेजपाल सिंह देवबंद सहारा, राजेंद्र मोहन पांडे, नीतू कुमारी, प्रदीप महतो, राजाराम शुक्ला, संजीव चौधरी, बिहार समस्तीपुर से ओम प्रकाश शंभू हैं, चूरू राजस्थान से। दो लोगों ने ही अपना पता लिखा था, तो कृपया आप भी अपना पता लिख दिया करिए ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी कहानी कहां कहां तक पहुंच रही है। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।